अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम बोस्निया किले का मंजर देखते हैं, जहाँ बादशाह स्टीफन तमाम जागीरदारों के लिए दावत का एहतमाम किए हुए होता है। स्टीफन तमाम लोगों से कहता है, आपने देखा कि हंगरी की फ़ौज कितनी ताकतवर है। ये वो अजीम इत्तेहाद था जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। आप देखेंगे कि ये बोस्निया मेहमत की कब्र बनेगा। वहीं बैठा एक शख्स स्टीफन से कहता है, जनाब, सोने और अनाज की अभी तक कोई खबर नहीं आई। स्टीफन कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि वो रास्ते में है। गैर ज़रूरी परेशानियों से हमारा मूड ख़राब ना करो। तभी एक सिपाही घबराई हुई हालत में शहनशाह के पास आता है और उसे पुकारते हुए कहता है, बादशाह सलामत, मलका कैथरीना। इस पर स्टीफन कहता है, क्या हुआ मलका कैथरीना को? वो सिपाही कहता है, वो सोने के साथ उस्मानियों के हाथ लग गए। ये सुनते हुए स्टीफन खड़े होकर उस सिपाही से कहता है, क्या कह रहे हो तुम? वो कैसे पकड़े गए? सिपाही कहता है, बहादुर पाशा और अकलियों ने घात लगाई। स्टीफन आगे बढ़ते हुए सिपाही से कहता है, उन्होंने घात लगाई और हमारे सिपाही क्या कर रहे थे? क्या वो सो रहे थे? इस पर वो सिपाही कहता है, बदकिस्मती से वो उन्हें रोक ना सके। स्टीफन उस सिपाही के मुंह पर एक जोरदार चपेट लगाता है और दोबारा उससे कहता है, इतनी अजीम मलका और वो सारा सोना, क्या तुम जानते हो कि उन्हें खोने का क्या मतलब है? जल्दी से उनके पीछे सिपाही भेजो, पता लगाओ कि वो कहाँ गए। इसके बाद स्टीफन तमाम जागीरदारों से कहता है, बज़ाहिर है कि वो तमाम सोना ले गए होंगे, मगर तुम सब मायूस मत हो। एक शख्स कहता है, अगर अनाज आ भी जाए तो कितना अरसा चलेगा? हमें कोई हल तलाश करना होगा। चलो पोप के पास जाकर मदद मांगे। स्टीफन कहता है, हमने हैंगरियों के बारे में पोप को पहले यकीन दहानी करवाई है, क्या हम खुद को रुसवा करेंगे? वो शख्स कहता है, तो फिर करने को सिर्फ एक ही काम है, सुल्तान महमद के पास जाते हैं। कम अज कम सुलह करके खुद को बचा लेंगे, वरना हम हैंगरियों के साथ मुसीबत में पड़ जाएंगे। स्टीफन अपने खंजर को निकालकर उस शख्स के गर्दन पर तान लेता है और उससे कहता है, क्या तुम अभी से ही महमद के कदमों में जाने का सोच रहे हो? तो फिर तुम्हारे जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। पीछे खड़ा एक शख्स उससे कहता है, खबरदार बादशाह स्टीफन, अगर आप इन्हें मारेंगे तो आपके तमाम जागीरदारों को आपके खिलाफ कर लेंगे। स्टीफन कहता है, यहाँ का बादशाह मैं हूँ। वो शख्स कहता है, और बादशाह को बादशाह हमारी हमायत बनाती है। अगर हम ना हूँ तो पोप भी आपको आपके तख्त पर नहीं बिठा सकता। ये सुनते स्टीफन उस शख्स की गर्दन से खंजर को हटा लेता है। अगले मंजर में हम मकसूद आगा और इरफान आगा को देखते हैं। मकसूद आगा इरफान आगा से कहता है, चलो इरफान आगा, तरबियत पर आओ। जहाँ कहा जाए तुम वहाँ चले जाते हो, मगर कोई नहीं पूछता कि इरफान क्या चाहता है और वो कैसा है। इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे तुम्हारा हाल पूछ लूँ। इसके बाद चावलों से भरी प्लेट को उसके आगे करते हुए कहता है, ये लो इरफान आगा, ये तुम्हारे लिए है, लुत्फ उठाओ। इरफान आगा उससे कहता है, बहुत शुक्रिया मकसूद आगा, बहुत शुक्रिया, तुम तो शान दिखा रहे हो, मगर ये सब तुमने कैसे खरीदा? मकसूद आगा कहता है, उजाक में एक देग थी और 1000 सिपाही थे। अगर अकल हो तो बाहर 1000 देगें और एक सिपाही होता है। इरफान आगा कहता है, भेड़िया भी ये पेशकश भेड़ को नहीं देता, तुम क्या चाहते हो? मकसूद आगा कहता है, तुम अंगूर के बारे में पूछ रहे हो या अंगूर के बाग के बारे में? इरफान आगा उससे कहता है, मैं अंगूर उगाने वाले की बात कर रहा हूँ। मकसूद आगा उससे कहता है, मैं कारोबार संभालता हूँ और कुछ सिपाही भी साथ हैं जो उजाग छोड़ चुके हैं। इरफान आगा पूछता है, ये सब कैसे चलता है? मकसूद आगा कहता है, हम जरूरतमंद ताजरों को एक अंगूर देते हैं और बदले में 2 ले लेते हैं। इरफान आगा पूछता है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मकसूद आगा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अंगूर पसंद हैं, मगर इस बार उन्हें एक नहीं 1000 अंगूर चाहिए थे। उजाग के पास बेशुमार सिक्के हैं, महमात की गनीमत, तनख्वाह और देग का हिस्सा भी उनकी जेबें सिक्कों से भरी हुई हैं। इरफान आगा कहता है, तो तुम कहते हो कि मैं सिपाहियों को जमा करूं और अंगूर का बाग कायम करूं ताकि हमारे अंगूर कभी खत्म ना हो, क्या यही बात है? मकसूद आगा कहता है, मट्टी के बर्तन, पत्थर के तकिए, मैंने अपनी जिंदगी उन नम आलूद उजाग के कमरों में गुजारी भाईजान। मैं चाहता हूँ कि तुम भी कमाओ और दौलतमंद बनो ताकि तुम्हारे पास भी रेशमी बिस्तर और पंखों के तकिए हों। इसके बाद इरफान आगा की जानिब हाथ बढ़ाते हुए पूछता है, क्या तुम तैयार हो भाईजान? इरफान आगा भी उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं तैयार हूँ। साथ ही बैठा महमूद पाशा का सिपाही जो ये तमाम गुफ्तगू सुन रहा होता है। अगले मंजर में हम सुल्तान को देखते हैं जो मुतालिया कर रहे होते हैं। इसी दौरान लुत्फी अंदर दाखिल होता है। सुल्तान उसको देखकर कहते हैं, अच्छा हुआ कि तुम आ गए मुल्ला, मैं तुमसे एक अहम मामले पर बात करना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, गुलशा खातून के हमल और रोज खातून से निकाह के बारे में मुझे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं इस नाजुक वक्त में उसके पास ऐसी खबर नहीं ले जा सकता जो उसे रंजीदा कर दे। लुत्फी सुल्तान से पूछता है, क्या आपने इरादा तर्क कर दिया सुल्तान मुअज्जम? सुल्तान कहते हैं, रेहान आगा से कहो कि रोज के लिए नया घर तरतीब दे दे। लुत्फी सुल्तान से कहता है, मैं देख रहा हूँ सुल्तान मुअज्जम कि आपने महीनों इस मामले में सर्फ कर दिए, अपनी रातें और दिन इसी मकसद के लिए वक्फ कर दिए। मेरी बातें शायद तल्ख हूँ, लेकिन ये दोस्त की बातें हैं, इसलिए कहना जरूरी है ताकि ये सारी मेहनत जाया ना जाए। रोज खातून से आपका निकाह जरूरी है। यकीनन मैं आपसे ये नहीं कह सकता
کہ آپ روز خاتون کے لیے دل میں جذبات پیدا کریں، لیکن یہ نکاح جو آپ کو روز خاتون سے کرنا ہوگا ہزاروں مظلوموں کے لیے، تاکہ ان کا روشن مستقبل بن سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے مجھے بتایا تھا مارا خاتون کی مثال سرموں کی وفاداری اسی سے مشترک رہی۔ یہ اللہ کی دنیا ہے، شاید یہ تمام معاملات، یہ ساری مشقت، یہ تمام الجھنیں آپ کے دل میں سلجھ جائیں سلطان معظم۔ اور یہ کہتے ساتھ ادبانہ انداز کے ساتھ سلام پیش کر چلے جاتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم محمود پاشا اور شہزادے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ محمود پاشا کہتے ہیں اس میں اس دفتر اندراج کی تفصیل بھی ہے جو میں نے قائم کیا تھا۔ دور محمود میں ریاست سے متعلق ہر بات اہلکاروں کے ہاتھوں قلم بند کی جاتی تھی۔ شہزادے مصطفیٰ پوچھتے ہیں ہمارے اسلاف کیا کہا کرتے تھے؟ محمود پاشا کہتے ہیں لفظ مٹ جاتے ہیں، تحریر باقی رہتی ہے۔ شہزادہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر لالا آپ مجھے اتنا سب کیوں بتا رہے ہیں؟ محمود پاشا کہتے ہیں میرے شہزادے، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے اتنا ہی چاہتا جتنا کہ آپ کو چاہتا ہوں۔ یہ تمام مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ آفات سب گزر جائیں گی۔ میری دعا بھی اور میری امید بھی آپ کے ساتھ ہے میرے مصطفیٰ۔ یہ سنتے ہی شہزادے مصطفیٰ ادبانہ انداز کے ساتھ ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ نے مجھ پر بہت محنت کی، انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا لالا۔ محمود پاشا کہتے ہیں انشاءاللہ میرے شہزادے، انشاءاللہ۔ اسی دوران اتماجہ کو دکھایا جاتا ہے جو کافی تیزی کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ محمود پاشا اتماجہ سے پوچھتے ہیں تم اتنی جلدی میں کیوں ہو اتماجہ؟ کیا پہاڑ کی چوٹی پر کوئی شکار نظر آ گیا ہے؟ جیسے ہی اتماجہ شہزادے مصطفیٰ کی جانب اشارہ کرتے ہیں، محمود پاشا ان سے کہتے ہیں بولو جلدی کرو، ہمارے شہزادے کوئی اجنبی نہیں، سب کچھ بتاؤ۔ اتماجہ کہتے ہیں آپ درست تھے میرے پاشا، میں نے مقصود آقا کا تعاقب کیا، انہوں نے ایک خطرناک گروہ قائم کیا ہوا ہے اور خفیہ منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ وہ تاجروں اور آئی بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ایک سکہ دیتے ہیں اور دو چھین لیتے ہیں، اور جو نہ دے اسے اذیت دیتے ہیں میرے پاشا۔ مزید یہ کہ وہ آغاؤں میں سے عرفان، وہ بھی اس گروہ میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ ناسور پھیل رہا ہے، اسے کاٹنا ہی ہوگا میرے پاشا۔ محمود پاشا کہتے ہیں یہ گندگی معاذ اللہ ہم پر بھی اچھل سکتی ہے، وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اسحاق پاشا کے خلاف جال بچھا رہے ہیں۔ اتماجہ پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے پاشا؟ محمود پاشا شہزادے مصطفیٰ کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہم نہیں، یہ کام ہمارے شہزادے مصطفیٰ کریں گے۔ شہزادے مصطفیٰ حیرانگی کے ساتھ پوچھتے ہیں میں؟ اس پر محمود پاشا کہتے ہیں ہاں آپ ہی میرے شہزادے، کیا ہم نے یہ ساری محنت یوں ہی رائے گاہ کی ہے؟ اتماجہ آپ کو ساری تفصیل بتا دے گا، پھر آپ یہ ساری خبر ہمارے سلطان معظم کو سنائیے گا۔ جب گدڑ طاقت پکڑ رہے ہوں اور گدھ ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہوں تو میدان جنگ کو ایک شیر دکھائی دینا چاہیے۔ یہیں اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ جلدی ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔